नमस्कार। वेलकम बैक टू द ज्योग्राफी थियोरेटिकल पार्ट। हमने बिग बैंग से लेकर के ये सारा चीज देख लिया था कि मतलब अर्थ के फॉर्मेशन अलोंग विथ अदर प्लैनेट्स और उनके बारे में कुछ कुछ जानकारियां भी ले ली थी। तो हम फाइनली अब अपने अर्थ पे पहुंच चुके हैं और वैसे भी ज्योग्राफी में हमको पढ़ना क्या होता है, द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ एज अ ह्यूमन होम। तो फाइनली हमको पूरी ज्योग्राफी में जियो बोले तो अर्थ, तो अर्थ को तो ही पढ़ना है। तो अब हम अर्थ को शुरू कर रहे हैं और वो भी उसके इंटीरियर से। ये जो आपको पर्सनालिटी दिख रहा है ना, इनका नाम है जूल्स बर्न। इनका क्या नाम है? जूल्स बर्न। एक लॉजिकल एनालिसिस और लॉजिकल थिंकिंग का और एक फिक्शन का लेवल मैं आपको एहसास कराना चाह रहा हूँ। तो ये है जूल्स बर्न। ये फ्रेंच है भाई, ये फ्रेंच हैं, फ्रेंच सिटीजन है, मतलब थे, सॉरी। और इन्होंने 1864 में एक नोबेल लिखा जिसका नाम था जर्नी जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। ये एक फिक्शन स्टोरी थी जिसमें एक क्रेटर के माध्यम से, वोल्केनो का जो क्रेटर होता है ओपनिंग, उससे कुछ लोग उसमें इन कर जाते हैं। उनको नीचे जा करके कुछ फैंटेसी टाइप का अलग अलग किंगडम वगैरह दिखते हैं। तो ये इनकी सोच थी। इन्होंने 1864 में ही ये कहानी लिख दी थी। लेकिन ये हमारे जियोलॉजिस्ट के लिए अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड 11 बुक, ये हमारे जियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत ही ब्रॉन स्टॉर्मिंग सिचुएशन था कि अर्थ के अंदर के बारे में हम कैसे जानेंगे। तो हम थोड़ा वही स्टोरी जो एनसीईआरटी ने बताया है उसको हम आसान शब्दों में समझने के, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त इंटरेस्टिंग है विथ कॉन्सेप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो इन्होंने तो कहानी लिख के चले गए। एनसीईआरटी 11 की किताब में जब जियोलॉजिस्ट को ये पता चला, थोड़ा सा ना इनिशियल के बारे में हम जान लेते हैं। जब अर्थ बन रही थी तो अर्थ जैसी आज आपको ऐसी दिख रही है, ऐसी तो डायरेक्ट अर्थ बन नहीं गई थी। अर्थ खौलता हुआ मेग्मा थी। अभी आप मेग्मा समझते होंगे तो मैग्मा ही समझिए, मोल्टेन थी। अर्थ कैसी थी? मोल्टेन थी। और मोल्टेन हुई ना, तो हमने एक लॉजिक लगाया कि क्या हुआ होगा। तो उस लॉजिक के लिए आप समझिए कि एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके शीशे के गिलास में भर के रख दीजिए। वो वेट के अनुसार अरेंज हो जाएगा 2 घंटे 4 घंटे के बाद। तो अर्थ भी जब मोल्टेन थी ना, तो हमने लॉजिक लगाया कि ये भी, इसमें भी उस प्रोसेस को, जैसे नीचे में सबसे भारी, उसके बाद उससे कम भारी, ये जो हायरार्की में अरेंज होगा अभी का मिट्टी कंकड़ पत्थर पत्ते जो भी है, वो उस समय भी हुआ होगा क्योंकि अर्थ उस समय मोल्टेन अवस्था में ही तो थी। उसका टर्म कहा गया डेंसिटी डिफरेंशिएशन। क्या कहा गया? डेंसिटी डिफरेंशिएशन। तो पहले अर्थ में डेंसिटी डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब मिनरल का अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी अरेंजमेंट हुआ। ठीक है। हम कामयाब हो गए थे अर्थ का सेंटर, रेडियस पता करने में कि आखिर कोई भी आप सर्किल बनाओगे, अब यहां से ऐसे करके ये सर्किल बना दो, तो ये आपका अर्थ का रेडियस है। तो रेडियस है कितना? तो 6370 किलोमीटर। इसको इक्वल टू, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि 6400 किलोमीटर है, इसके आसपास राउंड ऑफ करके हम लोग मान के चलते हैं। ऐसे एक्चुअल में 6370 किलोमीटर। तो साइंटिस्ट के पास रास्ता क्या बचता है? साइंटिस्ट के पास रास्ता क्या बचता है? दो रास्ते थे उनके पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी।
एक था डायरेक्ट मेथड, एक था इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में पहले क्या था, ड्रिल। उन्होंने सबसे पहले सोचा कि हम ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके डायरेक्ट सेंटर ऑफ द अर्थ तक अप्रोच करेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि मिट्टी के ऊपर से वो निकालते थे, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था कि अर्थ जब इतनी गहरी है, मतलब 6000 किलोमीटर तक है इसका रेडियस, तो एक ही समान तो नहीं होगी, वहां भी डिफ्रेंसिएशन हुआ होगा, डेंसिटी डिफ्रेंसिएशन हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ तो है। अभी हम एज्यूम करके ये चलते हैं कि हम उसी पीरियड में हैं जब हमको अर्थ के इंटीरियर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमको ये भी नहीं पता है कि अंदर से अर्थ ठंडी है, लिक्विड है, सॉलिड है। हम ऐसा ही एज्यूम करके, मतलब आप ब्लैंक हो जाना ये वीडियो देखने से पहले, क्योंकि हम एनसीईआरटी में 11 में जैसे वो ले चलते हैं तो आपका एक्साइटमेंट खराब नहीं होगा। फिल्म की कहानी पहले से पता नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा। तो उन्होंने पहले सोचा कि हम ड्रिल करेंगे, साइंटिस्ट ने ड्रिल किया, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड भी हुआ, मतलब दुनिया भर के साइंटिस्टों ने इंटीग्रेटेड इसका एक्सपेरिमेंट भी किया, सारा चीज किया, और ये 12 किलोमीटर तक आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक ओशन में प्लेस का नाम क्या है, कोला, वहां पे कामयाब हो गए। अभी तक मतलब 12 किलोमीटर तक ही ड्रिल कर पाए, फेल हो गया ड्रिलिंग। माइनिंग, फिर देखे कि हम माइंस में जा करके देखेंगे, माइंस में जा करके देखेंगे, तो बड़ी बड़ी माइंस में गए, ये दुनिया भर के माइंस में गए पता करने के लिए कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है। तो अभी तक जो मेटल मिलता है ना, सबसे गहरा, जो मोस्ट प्रीशियस है, वो है गोल्ड, और गोल्ड सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में मिलता है। तो साउथ अफ्रीका की जो माइंस है ना, वो 3 से 4 किलोमीटर की ही गहराई तक है। तो ये इनका सपना टूट गया जियोलॉजिस्ट का, कि ये पॉसिबल नहीं है। एक रिस्ट्रिक्शन और था, जैसे जैसे ही हम 32 फीट नीचे जाते थे ना, ये प्रूव्ड है, 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा। तो इससे तो ये इन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनको 12 डिग्री तक का अंतर मिला था, तो ये तो समझ गए कि अर्थ अंदर से हॉट है। अब अर्थ अंदर से हॉट क्यों है, अर्थ अंदर से हॉट क्यों है, तो हॉटनेस का कारण है पहला, रेसिड्यूअल हीट। रेसिड्यूअल हीट, क्योंकि जब अर्थ बनी थी तो वो मैग्मा अवस्था में थी, उसी समय डेंसिटी डिफरेंशिएशन हुआ था, तो वही रेसिड्यूअल हीट पड़ा हुआ है। क्या आज भी ये लॉस हो रहा है या प्रोसेस चल रहा है, तो बिल्कुल चल रहा है, आज भी ये प्रोसेस चल रहा है। मार्स अर्थ लाइक ही है, हमारी ही तरह क्रस्ट है, उसका भी एटमॉस्फेयर था, एवरीथिंग, लेकिन उसका कोर ठंडा हो गया है, इसलिए मार्स नीरस हो गया है, और अर्थ का जो हीट है अभी तक है, तो रेसिड्यूअल हीट बचा हुआ है अर्थ पे। उसके बाद ये कैवरिंग, और इतना बड़ा रेडियस, जस्ट इमेजिन 6000 किलोमीटर का, मतलब 6400 किलोमीटर का रेडियस, और इतना बड़ा गोला, और उसके अंदर हीट, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो रेसिड्यूअल, इतना साइंटिस्ट को पता था, उन्होंने लॉजिक लगा लिया। अब इनडायरेक्ट मेथड में उनके पास क्या ऑप्शन थे, इनडायरेक्ट मेथड में उनके पास ऑप्शन था ग्रेविटेशन का, दूसरा ऑप्शन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा ऑप्शन था सिज्मिक वेव का। ग्रेविटेशन काम नहीं आया, क्योंकि उसका टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग, अगर आप पोल पे हैं तो ग्रेविटेशन का वैल्यू अलग होता है, अगर आप इक्वेटर पे हैं तो ग्रेविटेशन का वैल्यू अलग होता है, अगर आप गड्ढे में हैं तो अलग होता है।
पहाड़ पे है तो अलग होता है, वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस और अल्टीट्यूड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं हो सकता था क्योंकि हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं था, फॉर द ऑब्वियस रीजन, क्योंकि अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो वो उस समय काम उनको नहीं आया, डिफ्लेक्शन उल्टा हो जाता था। अब बचा उनका सिज्मिक वेव। ये वही सिज्मिक वेव है जिससे सिज्मोसिटी मतलब सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक हम नापते हैं इसी सिज्मिक वेव के चलते। और इसी सिज्मिक वेव को इनडायरेक्टली यूज करके हमारे साइंटिस्टों ने अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो पता किया वही हम आज जानेंगे। तो उनको सबसे बड़ा कड़ी कहाँ मिला? सिज्मिक वेव से। सिज्मिक वेव उनको पता चला, तो सिज्मिक वेव के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो सिज्मिक वेव से हमको इंटीरियर अर्थ पता चला। हमारे जियोलॉजिस्ट मतलब सिज्मिक वेव के बारे में जान करके प्रसन्न हो गए। अब सिज्मिक वेव क्या है? ये एक तरह का बॉडी वेव है। एक मिनट। सिज्मिक वेव को रिकॉर्ड करने के लिए एक और मशीन होता है, इसको बोलते हैं सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ। और सिज्मोग्राफ पे कुछ ऐसा एक फ्री नीडल रहती है, वो इस तरह का लाइन खींचते रहती है हमेशा। हमको बेसिकली इसमें दो ठो वेव्स के बारे में जानना है। एक होती है पी वेव, एक होती है एस वेव। ये आपको अर्थक्वेक में भी मदद करेगा जब हम आगे चल के अर्थक्वेक पढ़ेंगे। तो पी वेव मतलब प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव ये कहाँ मूव कर सकती है? ये साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंटली पता था। ये साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंटली पता था ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में मूव कर सकती है, लेकिन सॉलिड में ये ज़्यादा फास्टर मूव करती है लिक्विड के अपेक्षा। ये जो है ये आपकी सिर्फ सॉलिड में मूव करती है, इतना हमारे साइंटिस्ट को पता था। और ये सिज्मिक वेव, इतना अभी याद रखिए। ये सिज्मिक वेव के बारे में हो गया। मान के चलिए कि ये आपकी अर्थ है। क्या है? अर्थ है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया? दे आर एक्सपेरिमेंटिंग। उनको इंटीरियर के बारे में कुछ नहीं पता है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी समझिए कि यहाँ पे ऐसा मतलब मान के चलते हैं हम, मान के चलते हैं कि यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस हुआ। डिस्टरबेंस हुआ मतलब अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक आया, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। अर्थक्वेक आया, जहां पे अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ आता है इसको बोलते हैं फोकस। फोकस। इसके जस्ट ऊपर जहां पे ये सबसे पहली बार फील होगा, यहां इसको बोलते हैं ईपी सेंटर। और जब उसको ईपी सेंटर बोले, ईपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, तो इसका एक और नाम है हाइपो सेंटर। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईपी सेंटर भी बोल देगा, आपको दोनों पता होना चाहिए। जहां से इनसाइड द अर्थ से जहां से डिस्टरबेंस शुरू हुआ उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट या हाइपोसेंटर। उसके जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ उस जगह को बोलते हैं ईपी सेंटर। तो उन्होंने
यहाँ पे सिज्मोग्राफ S1 लगाया, उन्होंने कुछ यहाँ पे S2 लगाया, समझिए कहीं कहीं उन्होंने लगा दिया, S3 लगाया, S4 लगाया, S5 लगाया, मतलब बहुत सारे सिज्मोग्राफ उन्होंने लगा दिए। और उन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट मतलब बैठे हुए थे और वो एक दूसरे से कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में थे, बातें कर रहे थे। तो उन्होंने इनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास वेव पहुंची है? तो इसने कहा यस, हमारे पास T5 में वेव पहुंची है, मतलब T4 टाइम तुम्हारे पास पहुंची है? तो इसने भी कहा हाँ मेरे पास पहुंची है। परपेंडिकुलर नीचे, इसको ना यहां से हटा के इस इसने भी कहा कि मेरे पास S3 होगा ना, मेरे पास भी पहुंची है। ओके, तो इन्होंने टाइम काउंट किया, इन्होंने टाइम काउंट किया और उनको ये फील हुआ कि अरे यार